बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख है 24 जनवरी और दिन है जुम्मे का। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की मुलाकात हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और इस मुलाकात के बाद ये दावा सामने आता है कि फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बनाने जा रही है 26वीं आईनी तरमीम के मामले पर। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने तौहीन अदालत में जो फैसला महफूज किया था वो फैसला अभी तक नहीं सुनाया गया। इम्कान था कि वो फैसला आज लाजमी सुना दिया जाएगा, क्योंकि आज फ्राइडे लास्ट वर्किंग डे था। हफ्ता और इतवार दो छुट्टी के दिन हैं और मंडे को लार्जर बेंच जिसमें इस केस में जिसका फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने महफूज किया हुआ है, तौहीन अदालत का जो नोटिस है उसे इंट्रा कोर्ट अपील में जो चैलेंज किया गया था उस पर 6 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करने जा रहा है। तो लाजम था या तो मंडे को अर्ली या फ्राइडे को यह फैसला सुनाया जाना चाहिए था। लेकिन एक तरफ ये मुलाकात होती है, फुल कोर्ट की खबरें आती हैं, और दूसरी तरफ ये फैसला महफूज है, अभी तक सुनाया नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अचानक से कहाँ जो है वो गायब हैं, इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। और दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है वो ये है कि अमेरिका बहुत जल्द कोई 2 दर्जन के करीब पाकिस्तानियों पर पाबंदियां, सैंक्शंस लगाने जा रहा है। ये आलमी सैंक्शंस होंगी और इसकी बाकायदा तौर पर जो फहरिस्त है ये भी बन चुकी है। एक बड़ा दावा सामने आया है, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब बढ़ता हूँ। देखें, मंडे वाला दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट में 2 केसेस होंगे और फैसला कुन केसेस होंगे। एक तो जो 26वीं आईनी तरमीम है, इस पर जो लार्जर बेंच आईनी बेंच है, फुल आईनी बेंच 8 रुकनी, वो समाअत करने जा रहा है जितनी भी पिटीशंस आई हुई हैं 26वीं तरमीम को कालादम करार देने के लिए। दूसरे नंबर पर जो तौहीन अदालत का मैटर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जिस पर फैसला महफूज किया हुआ है, इसे जो इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी, इस पर भी जो लार्जर बेंच है 6 रुकनी, वो मंडे वाले दिन ही समाअत करने जा रहा है। और अभी तक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो फैसला है वो नहीं सुनाया, और साथ ही मुलाकात भी होती है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की। अब अगर, और ये भी दावा सामने आता है जी कि फुल कोर्ट बनाया जाएगा। अगर फुल कोर्ट बनाया जाएगा 26वीं तरमीम पर, तो आखिर ये जो आईनी बेंच है ये क्यों 27 जनवरी को समाअत करेगा मंडे वाले दिन इस केस की जो 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज किया गया है और उसे कालादम करार देने की इस्तदा की गई है। पहले तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो फैसला महफूज किया है इसकी डिटेल आप सुने जी। इस पर कुछ जो वहाँ पर साफ़ी हज़रात भी हैं वो क्या कहते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को क्या करना चाहिए, और फिर इसकी मैं रीज़न भी आपको बताता हूँ जी। साफ़ी सईद बलोच साहब कहते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह को चाहिए कि इंतज़ामी आर्डर से जुडिशल आर्डर को गैर मौसर करने के मामले पर सवालात फ्रेम करके चीफ जस्टिस पाकिस्तान को फुल कोर्ट के लिए भेज दें, और साथ दोनों इंतज़ामी कमेटियों के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी करते हुए फुल कोर्ट के फैसले तक काम करने से रोक दें। इसके अलावा जायका बढ़ाने के लिए दोनों कमेटियों के अरकान को तौहीन अदालत के शोकाज नोटिस जारी किए जा सकते हैं। और दूसरे नंबर पर जी मतीउल्लाह जान साहब ये कहते हैं कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान और इनके साथियों को पता है कि अगर 26वीं तरमीम के केस में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर बैठे तो वो ऐसा फैसला लिखेंगे जो अमीनुद्दीन खान और इनके साथियों का नामा अमाल होगा। वो एक ऐसा फैसला होगा जो तारीखी होगा, और तारीख जस्टिस अमीनुद्दीन खान को माफ़ नहीं करेगी। उनको दुनिया में नहीं तो आखिरत में तो जवाब देना ही पड़ेगा। अब इसी दौरान बिलावल जरदारी का भी बयान आता है और वो ये कहते हैं कि यह अफसोसनाक है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपने चीफ जस्टिस की राह में रुकावट डालते हैं। 26वीं आईनी तरमीम को अगर कोई भी इदारा वापस लेगा तो हम इसे तस्लीम नहीं करेंगे। तो एक तरफ तो जी जस्टिस मंसूर अली शाह पर दबाव भी डाला जा रहा है कि आप जो मर्जी फैसला दे दें, आपके फैसले को हम नहीं मानेंगे। 26वीं तरमीम को आप छेड़ रहे हैं, अगर उसे वापस लिया गया तो हम इसे तस्लीम ही नहीं करेंगे। तो एक तरफ तो जी ये धमकी दी जा रही है, और दूसरी तरफ जस्टिस मंसूर अली शाह के पास ये मौका है इस वक्त डट जाने का। जो ये कुछ ट्वीट्स मैंने आपके सामने पढ़ी भी कि अभी मौका है, कोई जो फैसला है उनकी जानिब से वो दिया जाना चाहिए। और अगर इस मौके पर उन्होंने कोई फैसला नहीं दिया तो जिस तरह से माजी में उन्होंने चीज़ों को डिले किया, चीफ जस्टिस जो थे साबिक काजी फाइज ईसा
पहले उनको रेफरेंस जो उनके खिलाफ था उसमें बचाया और फिर उसके बाद उन्होंने जो फैसले दिए उनके ऊपर भी कोई उनकी जानिब से जो स्टेप था वो नहीं उठाया गया, और फिर जब उन्होंने खुद मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया तो उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो तब उनको फिर महसूस हुआ जी कि ये तो मेरे फैसलों के ऊपर भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, यानी कि अदलिया को बेवकूफ़ करने के लिए, और इवन के अभी जो अदलिया की हालत है कहीं ना कहीं जस्टिस मंसूर अली शाह भी इसके ज़िम्मेदार हैं। तो सारी चीज़ों का कफ़ारा अदा करने का भी ये मौका है कि ये जो फैसला है वो उन्हें देना चाहिए और फुल कोर्ट के लिए मामला रेफ़र कर देना चाहिए। एक तरफ तो जी ये कहा जा रहा है, और डर इस वक्त ये भी लगा हुआ है कि कहीं जस्टिस मंसूर अली शाह 26वीं तरमीम के हवाले से कुछ अगर इकदाम उठाते हैं, फैसले करते हैं, ये तरमीम फारिग होती है तो फिर उसके बाद जो एक सारी की सारी हमारी मनसूबाबंदी थी अदलिया को टेक ओवर करने की, वो तो सारी फ्लॉप हो जाएगी। तो इस वजह से दूसरी तरफ से भी जो जोर है वो लग रहा है, और थ्योरी है जिस तरह से चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं उन्होंने लार्जर बेंच बना दिया कि जस्टिस मंसूर कोई फैसला सुनाते भी हैं तो वो वहाँ से कलअदम करार दे दिया जाएगा। 26वीं तरमीम को हमने आईनी बेंच के सामने जो है वो मुकर्रर कर दिया है, तो जो फैसला हम देंगे वही होगा, जस्टिस मंसूर अली शाह जो कुछ मर्जी करते रहें। बहरहाल इसी दौरान एक बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात होती है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह की। अब इस मुलाकात में जी, और इस मुलाकात के बाद ये खबर और ये बड़ा दावा सामने आता है कि लार्जर फुल कोर्ट बनाने के ऊपर जो इतफाक है वो हुआ है, लेकिन इस इतफाक पर भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का एतराज़ है। क्या जी? फुल कोर्ट में 18 जजेस को शामिल किया जा रहा है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 16 जजेस हैं। अगर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के रिटायर होने के बाद जो है ये तादाद 16 रह गई है। वैसे सुप्रीम कोर्ट में कुल जजेस की तादाद 17 होती है, तो उनकी रिटायरमेंट के बाद कोई दूसरा जज तैनात नहीं किया गया, इसलिए ये 16 हैं, और 2 एडहॉक जजेस हैं जिन्हें बाद में लाया गया था। तो अब कहा यह जा रहा है जी कि फुल कोर्ट में 18 के 18 जो जजेस हैं वो शामिल हों। ऐसा क्यों कहा जा रहा है जी? क्योंकि ये खदशा है कि अगर हम 16 जजेस बिठाएंगे तो उसमें जो अक्सरियत है वो ज़रा दूसरी तरफ चली जाएगी, और अगर इन दोनों जजेस को भी हम बिठा लेंगे तो फिर अक्सरियत हमारे साथ रहेगी, और जो कोई भी फुल कोर्ट से फैसला आएगा वो हमारे हक में आएगा। यानी कि इस मुंतखब हुकूमत के हवाले से ये थ्योरी जो है वो मौजूद है। लेकिन इख्तलाफ ये है कि वो 2 जजेस कैसे फुल कोर्ट में बैठ सकते हैं? वो तो एडहॉक जजेस हैं, और सुप्रीम कोर्ट में कुछ जो बर्डन था उसे कम करने के लिए लाया गया, तो उन्हें नहीं बिठाया जा सकता। तो बहरहाल जी मामलात इस वक्त फंसे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी कशीदगी बढ़ रही है, लड़ाई बढ़ती जा रही है। आज फ्राइडे का दिन एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब फैसला सुनाएंगे, लेकिन शायद जो मुलाकात हुई है इस मुलाकात की वजह से उन्होंने फैसले को डिले कर लिया। हफ्ता इतवार 2 छुट्टी के रोज़ हैं। मंडे का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक तरफ लार्जर बेंच बैठेगा, उससे पहले हो सकता है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अगर फैसला सुना देते हैं तो ठीक है, अगर उसके बाद वो सुनाते हैं तो फिर उस फैसले का वो असर नहीं होगा जो कि पहले अगर वो सुनाते तो उसका होगा। यह अब अलग बात है कि उसके ऊपर इंप्लीमेंट होता है या नहीं होता, लेकिन जो फैसला है वो एटलीस्ट उन्हें सुनाया देना चाहिए। कम से कम अवाम की नज़र में एक तो वो दोबारा से हीरो बन जाएंगे और तारीख़ में अपना जो नाम है वो दुरुस्त सिमत में भी लिखवा देंगे, ऐसा जो है ख्याल इस वक्त किया जा रहा है। दूसरी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो अमेरिका से है, और ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। बड़ी खबर ये है जी कि इम्तियाज़ गुल साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है, और अपनी खबर के हवाले से उन्होंने कहा है कि इसको ज़ाहिर सी बात है तस्दीक इसकी नहीं हो रही उस तरह से, लेकिन ये खबर उन्होंने दी है कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की कुछ पर्सनैलिटीज़ के ऊपर बड़ी जो पाबंदियां हैं वो लगाने की तैयारी कर रहा है। 2 दर्जन के करीब जो अफराद हैं इनकी फहरिस्त बन चुकी है, और इस फहरिस्त में कौन लोग हैं? इनमें वो लोग शामिल हैं, एक तो फरवरी का जो इंतखाब हुआ, जो इंतखाबात हुए, इलेक्शंस हुए, जो फार्म 47 की लास्टिक की शलवार पहनाकर जो मुंतखब हुकूमत है इससे बनाया गया। 8 फरवरी जो धांधली हुई, नंगी धांधली हुई, एक तो इससे रिलेटेड वो पाबंदियाँ होंगी। अब इससे रिलेटेड कौन से अफराद हैं? एक तो अगर 8 फरवरी को अगर आप देखें तो इसमें इंतखाबात में सिकंदर सुल्तान राजा जो है, ज़ाहिर बात है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उस वक्त, और अभी भी वो खैर 1-2 दिन उनके रह गए हैं बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के, लेकिन 26 को गालिबन वो रिटायर हो रहे हैं। बहरहाल वो मेन इसमें शख्सियत थे जिन्होंने ये जो इलेक्शन था वो कंडक्ट करवाया। फिर इसी तरह से इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से भी चीज़ों को देखते हुए उन अफराद के ऊपर जो पाबंदियाँ हैं वो लगाने की तैयारी है। अब पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की वायलेशंस
कब कब कैसे कैसे हुई। आप 9 मई की मामलात को देख लें या आप फिर देख लें 26 नवंबर को जो कुछ हुआ, तो ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो कि सामने आई है। और इस हवाले से मैंने पहले भी एक ख़बर आपके साथ शेयर की थी कि जो सैंक्शंस हैं वो कुछ पाकिस्तानी पर्सनैलिटीज़ पर लगेंगी। और जब इमरान खान साहब अपना जो एहतजाज था 26 नवंबर का, वो जब इस्लामाबाद आ रहा था, तो तब भी मैंने आपके साथ ये खबर शेयर की थी कि इंसानी हकूक़ के जो वफूद हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं और बड़ा क्लोजली वो चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। और अगर इस मरतबा कुछ इंसानी हकूक़ की वायलेशंस की गई तो इन चीज़ों से फिर पीछा नहीं छुड़वाया जा सकेगा। और बड़ी प्लानिंग से, जिस तरह से बाद में कुछ जो डिटेल्स थी वो सामने आई कि स्ट्रेट फायरिंग और फिर उसके बाद हॉस्पिटल्स की जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं, फिर पीटीआई ने तो 13-14 जो शोधा थे उनकी जो डिटेल्स थी वो भी जारी की। और कितने दर्जन अफराद जो हैं वो कहाँ पर हैं अभी तक उनका कोई जो है वो अता पता नहीं है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि इंसानी बुनियादी हकूक़ के अंदर आती हैं। तो इन चीज़ों में जो जो मुलविस हैं उनके ऊपर ये जो पाबंदियाँ हैं वो लगाने की तैयारी की जा रही है। तो ये जो खबर है ये एक बिजली की तरह और पहाड़ की तरह बन के गिरी है, क्योंकि जिनके ऊपर भी ये पाबंदियां लगेंगी, अगर अमेरिका ये पाबंदियां लगाता है तो इसका मतलब क्या है कि एटलीस्ट कम से कम जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर तो फिर आपके लिए पाबंदियां ही होंगी। अमेरिकी वीज़ा अगर रिजेक्ट कर देता है, वो पाबंदियां लगाती है, तो दीगर जो कंट्रीज़ हैं वो भी फिर आपको वीज़ा नहीं देते। हाँ, ये यूएई या सऊदी अरब वगैरह जो हैं, जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर शायद वो जा पाएँ। लेकिन अब मसला ये है कि अमेरिका सऊदीया के ऊपर भी तेल की कीमतें कम करने के हवाले से दबाव बढ़ा रहा है, इन्वेस्टमेंट के हवाले से दबाव बढ़ा रहा है। तो अमेरिका को सऊदीया के ज़रिए राम करने का भी जो एक प्रोजेक्ट था वो भी इस वक्त फ्लॉप हो गया है। और ऊपर से मोहसिन नकवी जो अमेरिका गए, जो उन्होंने मुलाकातें की, ये मुलाकातें इसलिए की गई कि कुछ मुस्बत नतीजा अखज़ किया जा सके, लेकिन उल्टा इससे हुआ क्या कि मज़ीद नुकसान होता गया। कैसे नुकसान हुआ जी? ये एक जर्नलिस्ट हैं जी, अमेरिकी जर्नलिस्ट हैं माइकल कोगलामैन, इन्होंने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट में ये इंकशाफ करते हैं कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीन के ख़िलाफ़ काम करने वाले ग्रुप न्यू फेडरल स्टेट ऑफ चाइना की तकरीब में शिरकत का जो इंकशाफ है वो हुआ है। और इससे जी बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि जो चीन है वो ज़रा नाराज़ और अंदरूने खाने जो रिएक्शन है वो भी आया है। अब ये जो एक ग्रुप है न्यू फेडरल स्टेट ऑफ चाइना, अब ये जो मौजूदा चाइना हुकूमत है उसके ये ख़िलाफ़ है और उसको हटाने और नई हुकूमत के हवाले से, लॉबिंग के हवाले से ये जो ग्रुप है ये मशहूर है और काम कर रहा है। अब इसमें मोहसिन नकवी की शिरकत का मतलब क्या है, और वहाँ पर ये जो तकरीर है एक वो भी करते हैं। शिरकत का मतलब ये है कि आप भी उनके जो मोटो है उसको टो करते हैं, अगर आप नहीं करते तो आखिर क्यों आपने इसके अंदर जो शिरकत है वो की। इसी वजह से बाद में वजारत ख़जाना ने इस दौरे को, वजारत ख़ारजा ने इस दौरे को ऑन ही नहीं किया और उन्होंने कहा जी कि हमें तो नहीं मालूम कि वो यहाँ पर आए हैं और किससे वो मुलाकातें कर रहे हैं। ये जो दौरा है ये वजारत ख़ारजा के थ्रू नहीं था, यानी कि अपने वज़ीर दाखिला को वो डिसऑन कर रहे हैं। और डिसऑन की अगर आप डॉट कनेक्ट करें तो इस चीज़ में काफ़ी वज़न नज़र आता है कि अगर आप डिसऑन कर देंगे कि तो आप चीन को ये कह सकते हैं जी कि ये तो उन्होंने अपना कोई पर्सनल कैपेसिटी में या किस उस कैपेसिटी में उन्होंने दौरा किया है, हमारा तो इससे कोई लेना देना नहीं है। और अगर ये चीज़ की जा रही है तो इसका मतलब ये है कि वाकई अंदरूनी खाना जो प्रेशर है वो आया है। तो मोहसिन नकवी जो कि गए अमेरिका, उल्टा वहाँ पर कुछ मुस्बत पेशरफ्त करने के जिन्होंने उनके भेजा था उनके लिए मज़ीद जो मुसीबत है वो खड़ी करके आ गए हैं। इसी तरह से एक और आपके साथ ट्वीट शेयर करता हूँ शहबाज गिल साहब की। वो ये लिखते हैं कि मोहसिन नकवी ने जितनी मौजूदा रजीम की सुबकी करवाई है, हाफिज़ साहब को इनसे इस्तीफ़ा ले लेना चाहिए। बहुत ही निकम्मा आदमी है, यकीन करें इससे बेहतर तो जावेद लतीफ़ ने बातें कर लेनी थी। फिर इसी तरह से जुनैद सलीम साहब हैं, ये भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये भी एक बड़ा जो है वो इंकशाफ करते हैं और लिखते हैं कि मोहसिन नकवी का दौरा फ्लॉप नहीं बल्कि सुपर फ्लॉप था, लेने के देने पड़ गए हैं। मोहसिन नकवी को किसने और क्यों अमेरिका भिजवाया,
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से जुनैद बशीर की मुलाकात फरवरी में बहुत बड़ी जो ख़बर है वो मुतवक्के है। ये जुनैद सलीम साहब जो हैं उनकी जानिब से इंकशाफ किया गया है। अब जुनैद बशीर जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वहाँ पर ओहदेदार हैं और इनकी अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई है। अब उनकी वहाँ पर मुलाकात हो सकती है जो PTI का ओहदेदार है, लेकिन एक मुल्क का वज़ीर दाखिला वहाँ जाता है तो उसकी मुलाकात नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है? और फिर उसके बाद मुलाकात के बाद जो फ्री इमरान खान की जिन लोगों से मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई है वो ट्वीटें कर रहे हैं और फिर रिएक्शन भी आ रहा है और फिर ये भी कहा जा रहा है कि मोहसिन नकवी फ्लॉप नहीं सुपर फ्लॉप और बल्कि उल्टा लेने के देने पड़ गए हैं। तो टेंशन्स जो हैं वो बढ़ रही हैं इक़्तिदार के ऐवानों में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी। मज़ीद जो भी डिटेल्स होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। राय का साथ कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।